को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन और राजनीति, उसके सिलेबस का पार्ट तो है ही है। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, बैंकिंग, आरपीएससी के वे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या पटवारी, ग्राम सेवक इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंपटीशन में फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम मूल अधिकारों को लेकर। दरअसल मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो है 1978, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7, लेकिन एक मूल अधिकार हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की संख्या घटकर कितनी रह गई है अब? 6। संपत्ति का अधिकार दरअसल एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत, यानी उसे मूल अधिकारों की लिस्ट से निकाल दिया गया और क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब जो बात जो निकल कर आती है वो ये कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर क्या है। दरअसल मूल अधिकार जो है वो संविधान में लिखित हैं, यानी संविधान द्वारा देय हैं, जबकि कानूनी जो अधिकार होते हैं वो संसदीय विधि द्वारा निर्मित होते हैं या विधानमंडलों की विधि द्वारा देय होते हैं। दूसरी बात, मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन कानूनी अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद साधारण कानून के माध्यम से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। तीसरा, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, लेकिन कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण होने पर व्यक्ति सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। तो मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कौन से 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 व 30 में है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। बीच में जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। संपत्ति के मूल अधिकार को कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अनुच्छेद कौन सा था वो? अनुच्छेद 31 था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दरअसल समानता का जो अधिकार है वो किसी भी प्रजातंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं, सभी लोग समान होते हैं, तो इसलिए हमारे संविधान में भी समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 14 जो है उसमें लिखा गया है, 2 शब्द हैं उसमें, कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो विधि के समक्ष समानता और विधि का जो समान संरक्षण है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल हैं, यानी केवल भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि विदेशी व्यक्तियों को भी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है वो प्राप्त है। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? यह अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता शब्द है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इसका मतलब यह है कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। राज्य सभी के लिए समान रूप से कानून बनाएगा, एक समान कानून बनाएगा और एक समान ही उनको लागू करेगा। ये हुआ विधि के समक्ष समानता। और जो दूसरा शब्द है विधि का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। यह एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल अनेक बार कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है, यानी कानून सभी का समान रूप से संरक्षण देगा।
दरअसल विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है जिसमें कानून व्यक्तियों के मध्य, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, समाज में वंचित वर्ग हो या संपन्न तबके से हो, कोई भेदभाव नहीं करता। यानी वो एक निरपेक्ष समानता की स्थापना विधि के समक्ष समानता शब्द करता है। लेकिन जो विधि का समान संरक्षण है ये एक सकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटेन से ली गई है। इसका मतलब ये है कि राज्य कानून बनाते समय जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, समाज का वंचित वर्ग है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है, उनके मध्य भेदभाव कर सकता है, लेकिन वो भेदभाव युक्ति युक्त होना चाहिए। यानी उसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिका के अंदर जो निग्रोइड लोग हैं, जो क्या नाम है, जिन्हें जाता है, उनके साथ विशेष व्यवस्थाएं उनके उत्थान के लिए की जा सकती हैं। तो विधि के समक्ष समानता की बजाय विधि के समान संरक्षण अधिक सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि ये जो गरीब हैं, वंचित हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके विशेष संरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है अनुच्छेद 15, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के मध्य, ये ध्यान रखना है आपको, व्यक्ति शब्द नहीं है, नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 15 के अंदर जो अधिकार दिया गया है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। क्या लिखा गया अनुच्छेद 15 में कि जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ है? नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य अपने नागरिकों के मध्य उनके धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार पे, उनके वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कि भाई ये फला उस इलाके का है, या ये स्त्री है या पुरुष है, या उस जाति का है, या फला धर्म का है, इसके आधार पर सार्वजनिक जीवन में कोई भेदभाव व्यक्ति के प्रति नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(2) में लिखा गया है कि सभी नागरिकों के साथ जो सार्वजनिक स्थल हैं, दुकान है, होटल है, कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान गृह हैं, सड़क हैं इत्यादि के प्रयोग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दरअसल पहले क्या होता था कि समाज के जो दलित जाति के लोग थे या पिछड़े जो लोग थे उनके साथ, और स्त्रियां जो थी उनके साथ मंदिरों में प्रवेश को लेकर, सार्वजनिक जो स्नानागार थे या सार्वजनिक जो कुएं तालाब थे उनके प्रयोग को लेकर बड़ा भेदभाव किया जाता था, उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। अब ऐसा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों के प्रयोग में, या किसी की व्यक्तिगत दुकान भी है तो खुद की दुकान में भी ये नहीं कह सकता कि फला जाति या फला धर्म के लोग ही सामान खरीदेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन अभी आपने सुना हो तो केरल के अंदर एक मंदिर के अंदर स्त्रियों के प्रवेश को लेकर बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था कि स्त्रियों का प्रवेश नहीं किया जा सकता। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि मंदिरों में स्त्रियों का जो प्रवेश है वो जायज़ है, और कोई ऐसा करता है, कोई मंदिर प्रबंधन या सरकार, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद जो 15(3) है उसमें कहा गया है कि स्त्रियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए राज्य जो है व्यवस्थाएं कर सकता है। जैसे आपने देखा हो तो ट्रेन में और बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, बुजुर्गों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं, ठीक है, महिला शौचालय की अलग से व्यवस्था रहती है। तो राज्य जो है स्त्री, बच्चों और बुजुर्गों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो है विशेष व्यवस्थाएं अनुच्छेद 15(3) के तहत कर सकता है। अनुच्छेद 15(4) जो है इस स्लाइड में मेंशन नहीं है। अनुच्छेद 15(4) इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी राज्य जो है विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे शिक्षा का जो शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 15(4) के तहत ही दिया गया है, यानी राज्य उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अब अनुच्छेद 15(5) जो है वो और जोड़ा गया था संविधान में, जिसके अंदर जो पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको जो निजी शिक्षण संस्थान है, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में तो आरक्षण है ही, जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें भी प्रवेश में आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे IITs हैं, IIM हैं, ठीक है, इनमें तो उनको आरक्षण दिया ही जाएगा, बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत किया गया है प्रावधान।
अब आता है अनुच्छेद 16, नौकरियों में आरक्षण की बात इसके अंतर्गत आती है। लेकिन अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को जो सार्वजनिक नियोजन है अर्थात सरकारी पद हैं उन पर नियुक्ति के समान अवसर मिलेंगे और धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 16 में जो अधिकार है वो विदेशी व्यक्तियों को नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को है। दूसरा, इसमें धर्म, वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब क्या नाम है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुच्छेद 16 तो ये कहता है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, कोई जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, उनको जो है सरकारी नौकरियों में यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो आरक्षण दिया जा सकता है। यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, यदि उन वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में कम हो तो उनको अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। अब कई लोग ये कहते हैं कि साहब नौकरियों में आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, ये गलतफहमी है। 10 वर्ष का प्रावधान सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण के लिए नहीं था, बल्कि ये प्रावधान लोकसभा और विधानसभा में जो SC ST की सीटें आरक्षित होती हैं उनके लिए 10 वर्ष के लिए था, जिसे बढ़ाकर अभी 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, अब 80 वर्ष तक कर दिया गया है। लेकिन नौकरियों में आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है कि नौकरियों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया जाता है, अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया जाता है। यद्यपि एक व्यवस्था और है कि ये क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद जो है कानून बना के किसी राज्य को ये अधिकार दे सकती है कि वो किसी पद विशेष के लिए केवल उसी राज्य के निवासियों को अवसर प्रदान करे। अब आजकल एक बड़ा विवाद खड़ा हो रखा है, जैसे मध्य प्रदेश ने घोषणा की है कि वह नौकरियों में केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही जो है नौकरियां देगा। राजस्थान सरकार भी ऐसा करने का विचार कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा तभी किया जा सकता है कि जब संसद कोई कानून बना के उस राज्य को ये अधिकार दे दे कि वह उन नौकरियों को केवल स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य स्वयं के स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता, उसे संसद की अनुमति लेनी होगी और संसद भी कानून बनाकर उसका अनुमोदन करेगी। अब है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का निषेध। मैंने आपको बताया कि जब संविधान लागू हुआ उससे पहले छुआछूत और भेदभाव किया जाता था, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के साथ ही भेदभाव किया जाता था। तो जब चूंकि सभी नागरिक समान हैं तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषेध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। इसके लिए संसद के द्वारा 1955 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। उसको 1976 में संशोधित करके उसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसमें अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। लेकिन ये देखा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के का शोषण और उत्पीड़न लगातार जारी है, तो एक बहुत ही कठोर कानून बनाया गया जिसे कहा गया अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, एट्रोसिटीज अगेंस्ट द SC ST एक्ट 1989। अब इसको जैसे एट्रोसिटी का कानून भी कहते हैं। ये बड़ा विवाद का विषय था। थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ज़्यादातर मामले चूँकि फर्जी होते हैं तो पहले जांच की जाएगी और उसी के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। उसका पूरे भारत में जो समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग थे उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध किया कि इसके द्वारा जो है न्याय मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी, तो संसद को उसमें पुनः संशोधन करना पड़ा और 1989 का जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसे ज्यों का त्यों लागू किया गया। यानी कोई व्यक्ति SC ST के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है या उनके विरुद्ध अत्याचार करता है, उनका शोषण उत्पीड़न करता है, तो इस कानून के तहत जो ही वो एप्लीकेशन देगा अगले व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जांच बाद में होगी और उसकी जांच भी DYSP स्तर का अधिकारी करता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इस कानून का कई बार दुरुपयोग भी देखा गया है, तो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दरअसल जो अंग्रेज़ों का जो ज़माना होता था
उसमें बहुत उपाधियां दी जाती थी, राय साहब, राय बहादुर, राजा साहब, महाराजा साहब, सर, ये उपाधियां दी जाती थी, केसरे हिंद। और वे उपाधियां किनको देते थे? जो अंग्रेज़ों के चापलूस होते थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी, जमींदार होते थे या शिक्षित वो तबका जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करता था, तो ये अंग्रेज़ उनको ये उपाधियां प्रदान करते थे। इससे क्या होता था? नागरिकों के मध्य भेदभाव उत्पन्न होता था। तो अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था की गई कि सेना और विद्या के अतिरिक्त राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सेना में दिए जा सकते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र सेना में दिए जा सकते हैं। विद्या में उपाधियां दी जा सकती हैं, PhD, MPhil, MA, BA, ये सब क्या हैं? उपाधियां हैं। तो सेना और विद्या में उपाधि दी जा सकती है, लेकिन अन्य कोई राय बहादुर, राजा साहब, महाराजा साहब, सर, ये उपाधियां नहीं दी जा सकती। और अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करता है तो उसे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो अनुच्छेद 18 में ये व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन 1954 से ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये अवार्ड दिए जाने लगे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इन सारे अवार्ड्स को बंद कर दिया गया, भारत रत्न को, पद्म विभूषण को, पद्मश्री को, कि कहा गया ये अनुच्छेद 18 का अतिक्रमण है। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आई तो उसने वापस देने शुरू कर दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। और कोई भी व्यक्ति स्वयं के नाम के साथ इनको नहीं लगा सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं भारत रत्न फलां फलां या मैं पद्मश्री फलां फलां। कहने का मतलब ये है कि ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार हैं और इन्हें देना उचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे उचित ठहरा दिया। अब दूसरा जो अधिकार है, पहले हमने चर्चा की समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 15-16 केवल भारतीय नागरिकों को ही देय हैं, बाकी भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी देय हैं जो भारत राज्य क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका जिक्र किया गया है। भारतीय जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 में जो है 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन जो 19 फर्स्ट च जिसमें संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की स्वतंत्रता थी, उसे 44वें संविधान संशोधन से निकाल दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में के मूल अधिकारों के 2 हिस्से डिलीट हुए थे, अनुच्छेद 31 और दूसरा अनुच्छेद 19 फर्स्ट च 19(1) च, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता थी। दोनों को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। अब अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अब वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) एग्जाम में कई बार आ चुका है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों के तहत जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्ठक में 1 आगे ए या क 19(1) क या 19(1)(a) के तहत प्राप्त है। इसमें सभी नागरिकों को विचार करने, विचारों को अभिव्यक्त करने, भाषण देने और अपने विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी इसमें शामिल है। अब ये क्वेश्चन भी आता है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। और 19 में भी कौन सा? 1(a). अब इसके अंदर जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा जो सूचना का जो अधिकार है, आपको याद रखना है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसका प्रावधान भी संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 19 में शामिल है कि व्यक्ति के विचार करने के लिए उसके पास उचित सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। उसके आधार पर वो विचार कर सकता है और विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो इस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हो। तो सूचना का जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। अब संविधान में जो पहला संशोधन किया गया 1951, उसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया और उस पर उचित प्रतिबंध लगाए गए। अब व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो अनुच्छेद 19(2) के तहत लगाए जाते हैं। और किसके आधार पर लगाए जा सकते हैं? जैसे देश की सुरक्षा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो,
विदेशी राज्यों से हमारे मित्रतापूर्ण संबंध प्रभावित होते हों, सार्वजनिक लॉ एंड ऑर्डर जो है, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती हो, शिष्टाचार या सदाचार का अतिक्रमण होता हो, न्यायालय की अवमानना होती हो, मानहानि होती हो, या किसी अपराध के लिए उत्तेजित किया गया हो, ऐसे विचार यदि व्यक्त किए गए हों तो न्यायालय जो है उन पर संसद जो है उनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य उचित प्रतिबंध उनके ऊपर लगा सकता है। या कोई व्यक्ति ऐसा विचार व्यक्त करता है कि भारत के किसी भाग को उससे अलग करवाने का प्रचार करे तो उसके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पड़ोसियों को गाली देने लग जाएं या भारत जो मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ठीक है, ये आपको अधिकार है, लेकिन इससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो जो है हमारे प्रांत को भारत से अलग करेंगे। आप अलगाव की भावना को नहीं बढ़ा सकते, या आप भीड़ को अपराध के लिए नहीं उकसा सकते कि पुलिस थाने पर हमला कर दीजिए, मार डालिए, हत्या कर दीजिए। इस तरह के भाषण आप नहीं दे सकते हैं। आप अपराध के लिए उत्तेजित नहीं कर सकते हैं। या हमारे देश के जो मित्र राष्ट्र हैं उनके विरुद्ध आप अनर्गल प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, या आप न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध उल्टा सीधा कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इन सब के आधार पर आपके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद अब बताया गया है कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें सूचना देने और मनोरंजन के अधिकार को भी जो है अनुच्छेद 19 के तहत शामिल कर लिया गया था। अब दूसरी जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, पहली अपन ने पढ़ी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी आती है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यानी हम जो है बिना किसी अस्त्रों के शांतिपूर्वक कोई भी सभा या सम्मेलन, जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन ये असीमित नहीं है। अगर सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है या सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित होती है तो इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। यानी आप कोई मीटिंग बुला सकते हैं, प्रदर्शन या जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि दुकानें जला देवें, हिंसक गतिविधियां करने लग जाएं प्रदर्शन और जुलूस के नाम पे। तो अगर आप ऐसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में जो तीसरी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ग या सी, समुदाय या संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई पार्टी बना सकते हैं। जो राजनीतिक दलों का जो गठन है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीतिक दलों का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत ये करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी समुदाय बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, तो आपको इसका अधिकार है। लेकिन आप कोई ऐसा समुदाय नहीं बना सकते जो षड्यंत्र करे या शांति की व्यवस्था भंग करें। जैसे आप कोई बनाना चाहे, आप कहें कि हम तो पाकिस्तान समर्थक संघ बनाएंगे, आप ऐसा संघ नहीं बना सकते, ठीक है। या आप अपना नाम रखना चाहें, हम तो स्त्री विरोधी संगठन बनाएंगे, तो आप ऐसा संगठन नहीं बना सकते। अब आता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी, भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी आप जो कि भारत के नागरिक हैं, एकहरी नागरिकता है, आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी बिना किसी बाधा के भ्रमण कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप भारत राज्य क्षेत्र में क्या ट्रेन में बैठ लें, का अधिकार दिया गया है मुझे, तो आपको किराया चुकाना पड़ेगा साहब, या प्लेन में बैठ लें कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी कह रहा है कि अबाध, बिना बाधा के आप किराया मांगकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपसे उचित किराया वसूला जा सकता है। दूसरा, राज्य के हित में और अनुसूचित जाति जनजाति के हित में आपके भ्रमण की स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे जहाँ अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ को निवास करती हैं, घने जंगल होते हैं, तो ये महसूस होता है कि उनसे उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनकी संस्कृति को या उनको, तो उस क्षेत्र में लोगों को आना जाना प्रतिबंधित किया जा सकता है। या कोई इको फ्रेंडली जोन हो, उसमें लोगों को जो है आना जाना रोका जा सकता है। इसके अलावा जैसे सेना का जो क्षेत्र है, जहाँ सेना विधि लागू होती है, वहाँ लोगों का आना जाना रोका जा सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मिलिट्री एरिया में मैं तो घुसूँगा, मुझे अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। इसके अलावा भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी निवास की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्थायी या अस्थायी रूप से बस सकते हैं, लेकिन इस पर भी जनता के हित में, अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद आती है वृत्ति, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता।
आप कोई भी अपना जीवन यापन करने के लिए आजीविका कर सकते हैं, उपजीविका कर सकते हैं, कोई व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन जनता के हित में इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और किसी व्यवसाय के लिए कोई निर्धारित योग्यताएं कर सकती हैं। जैसे कोई कहे कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन चार्टर्ड अकाउंट का काम करूँगा, तो चार्टर्ड अकाउंट के लिए योग्यता निर्धारित की जा सकती है। शिक्षण का कार्य हो तो उसके लिए भी निजी क्षेत्र में आप शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन सरकार उसके लिए योग्यता निर्धारित कर सकती है। कोई जैसे देखते हैं गाँव में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, 10वीं पास होते हैं, वो इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं, डॉक्टर बने घूमते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इसके लिए MBBS होना, BHMS होना अनिवार्य है। हेल्थ वर्कर्स का कोर्स आपके पास होना चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। तो सरकार जो है किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकती है, या किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या आंशिक रूप से अपने हाथों में ले सकती है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 19 पर जो उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, अनुच्छेद 19 में व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो निरपेक्ष और असीमित नहीं है, उन पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई। इसलिए KT शाह ने कहा था कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो इतनी संदेहपूर्ण हो गई हैं कि उनकी खोज करने के लिए दूरबीन लगानी पड़ेगी। ये एग्जाम में पूछा गया, ये किसका कथन है? KT शाह का कथन है। लेकिन सभ्य समाज में नागरिकों को असीमित स्वतंत्रता और अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दे दी तो वो दूसरे व्यक्तियों के लिए और राज्य या समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उचित प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। अब इसमें बताया गया टेलीफोन टैपिंग जो की जाती है वो भी गलत है। अगर राज्य टेलीफोन टैपिंग करता है तो उसके लिए उसे राज्य ये साबित करेगा कि ये सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक था, नहीं तो व्यक्ति की गोपनीयता का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अभी थोड़े दिन पहले टेलीफोन टैपिंग का जो मामला था बड़ा गरमाया हुआ था राजस्थान के अंदर, विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े जो मामले थे उसके अंदर। तो टेलीफोन टैपिंग जो है वो सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ही की जा सकती है, ऐसे नहीं की जा सकती। कोई संगठन अगर हड़ताल करता है उसे हड़ताल का अधिकार है, लेकिन अगर राजनीतिक दल जो है बंद बुलाते हैं उस बंद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि जो होती है उसके संबंध में संरक्षण कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि जब अपराध के समय जो कानून लागू होगा उसी के तहत व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जेब कतर ली और उसके लिए 6 माह की सज़ा है, तो उसे 6 माह की सज़ा दी जाएगी। उसने जेब कतरने के बाद मान लो ये कानून बना दिया कि 10 साल की सज़ा है तो 10 की सज़ा नहीं दी जाएगी। जब उसने अपराध किया तब 6 माह की सज़ा थी तो 6 माह की सज़ा मिलेगी। यानी बाद में कानून बनाकर उस व्यक्ति की सज़ा को नहीं बढ़ाया जा सकता। अपराध के समय लागू कानून के तहत ही दंडित किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। और किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी व्यक्ति से पीट पीट कर ये नहीं कहलवाया जा सकता कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। व्यक्ति अपनी इच्छा से जो है अपराध कबूल करे तो ठीक है, बाकी उसे दंडित कर अपराध कबूलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान अनुच्छेद 20 में किए गए हैं। अनुच्छेद 21 के अंदर जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बड़ा व्यापक हो गया है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने समय समय पर फैसले देके इस अधिकार को बहुत व्यापक बना दिया है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति का जीवन नहीं लिया जा सकता, उसके प्राण नहीं लिए जा सकते। अगर एक ही स्थिति में लिए जा सकते हैं जो कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। जैसे गंभीर अपराधों के संबंध में हमारे यहाँ फांसी का प्रावधान है, तो अगर न्यायालय किसी व्यक्ति के लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर करता है तो ही उसे फांसी दी जा सकती है। मनमाने तरीके से उसकी हत्या नहीं की जा सकती। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की गई उसका अनुसरण करके ही किसी व्यक्ति के प्राण हरे जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं लिए जा सकते। यह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 जो है इसमें निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है, बंदीकरण की व्यवस्था की गई है। दरअसल जो गिरफ्तारी होती है वो गिरफ्तारी होती है अपराध करने से पहले। जीवन की सुरक्षा का अधिकार 21 में। अनुच्छेद 22 में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो है गिरफ्तारी से संरक्षण, दूसरा है निवारक निरोध। गिरफ्तारी तो होती है अपराध करने के बाद और निवारक निरोध होता है अपराध करने से पहले। तो गिरफ्तारी के संबंध में अनुच्छेद 22 का जो भाग 1, 2 और 3, अनुच्छेद 22
फर्स्ट, अनुच्छेद 22 सेकंड और अनुच्छेद 22 थर्ड में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण किया गया है। क्या संरक्षण किया गया है कि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप रोड पे चल रहे हैं और पुलिस उठा के थाने में बंद कर दे। मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, गिरफ्तार करने के बाद में उसे गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा कि भाई आपको गिरफ्तार इसलिए किया गया है। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी थी हम उठा लाए और बंद कर दिया। तीसरा, उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है, यानी वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पसंद का वकील कर सके तो उसके लिए फिर ये राज्य की ड्यूटी है कि वो उसे निःशुल्क सरकारी वकील उपलब्ध कराएगा। ठीक है। और 24 बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। वो न्यायाधीश ये विचार करेगा कि इस व्यक्ति को सही बंदी बनाया गया है या नहीं। जो ये 24 घंटे का समय, इसमें आने जाने का समय जो है न्यायालय में जाने का शामिल नहीं है, क्योंकि भारत में कई दूर दराज एरिया हैं, वहाँ पे जज जो है वो बहुत दूर बैठता है, तो उसमें तो आने जाने में 2 दिन लग जाते हैं। तो फिर कहते 24 घंटे में पेश कैसे नहीं किया, तो आने जाने का समय इसमें शामिल नहीं है। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 के द्वारा जो है डिटेंशन जो है उसके प्रावधान किए गए हैं, यानी किसी व्यक्ति के निवारक निरोध जो है उसके संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं। तो ये जो गिरफ्तारी जो है इसके जो प्रावधान है ये किस पर लागू नहीं होते? एक तो शत्रु देश के निवासियों पर लागू नहीं होते। शत्रु देश के निवासियों को गिरफ्तारी के संबंध में जो छूट है वो प्राप्त नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार होता है तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होते। ये निवारक निरोध क्या है भाई? निवारक निरोध में अगर मान लो कोई व्यक्ति भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रख रहा है, या कहीं पर बम विस्फोट करना चाहता है, या कहीं गोलीबारी करने का प्लान बना रहा है, या बैंक डकैती का प्लान बना रहा है, या देश के विरुद्ध कोई साजिश रच रहा है, तो पुलिस इंतजार थोड़ी करेगी कि वो बम फोड़ दे और उसके बाद गिरफ्तार करें। ऐसे व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यदि कोई अपराध घटित होने वाला है या किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की आशंका है तो उसे अनुच्छेद 22 के जो का सेक्शन 4 है उसके तहत निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब निवारक निरोध की व्यवस्था बड़ी विवादास्पद रही है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 का हिस्सा है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मनुष्यों की खरीद फरोख्त पे, बेगार पर और मनुष्यों से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। यानी पहले क्या होता था कि मनुष्यों को खरीदा और बेचा जाता था, बेगार ली जाती थी, जबरन श्रम लिया जाता था, खासकर स्त्रियों से, खेतिहर श्रमिकों से और समाज के वंचित वर्गों से जो है बिना पैसे दिए उनसे काम लिया जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे खेती करवाई जाती थी, उद्योगों में काम करवाया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था। अनुच्छेद 23 फर्स्ट के तहत इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। लेकिन राज्य जो है सार्वजनिक हित में अनिवार्य श्रम की व्यवस्था लागू कर सकता है, और इसके लिए अनिवार्य श्रम जब राज्य लागू करेगा तो इसमें धर्म, वंश, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो है बाल श्रम का निषेध। जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनसे जोखिम भरा काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता, किसी खान में काम नहीं कराया जा सकता। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चों से काम में लेता है तो उसे बंधुआ मजदूरी अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए जो है बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम जो है 1976 लागू किया गया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1976 लागू किया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे घर में बच्चे से अपने छोटा मोटा काम करवा रहा है तो वो इसका हिस्सा नहीं है। जैसे कोई खेतीहर परिवार है, वो खेती करते हैं तो अपने बच्चे से खेत में ले जा सकते हैं, खेत में काम करवा सकते हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरों के खेतों में काम करवा रहे हैं बच्चे से, या खान में काम करवा रहे हैं, या जैसे ट्रक पे काम करवा रहे हैं, तो वो सब दंडनीय अपराध है। उसके लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम 1976 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आज हमने चर्चा की हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता के अधिकार पे, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार पे, और अनुच्छेद 23 और 24 जो है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार पे। संविधान के जो बाकी अधिकार बचे हैं उन पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई समस्या हो तो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।